लेंथी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th केमिस्ट्री को। और मेरी कोशिश ये है कि मैं पूरी केमिस्ट्री को इसमें डिस्कस कर सकूं, 9th केमिस्ट्री को। जितने इसमें चैप्टर्स मैक्सिमम जितने डिस्कस कर सकेंगे वो करेंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। आज का जो टॉपिक है इस वीडियो में वो है जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ शेल एंड व्हाट इज़ सब शेल। शेल और सब शेल जब हमें पता होगा उसके बाद ही हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ मूव कर सकेंगे। शेल क्या होता है? बेसिकली सर्कुलर पाथ दैट इलेक्ट्रॉन्स फॉलो अराउंड ऑन एटम्स न्यूक्लियस। कहता है शेल एक ऐसी समझ लें एक गोल दायरा है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करते हैं अराउंड एन एटम्स इन द न्यूक्लियस। ये एक सर्कल है, लेट सपोज ये एक गोल दायरा है, सर्कुलर पाथ, जिसमें इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? राउंड घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसे क्या कहते हैं? ये शेल है, ये शेल है। और शेल के अंदर ये क्या है? इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरी एक और डेफिनेशन अगर देखी जाए तो वो होता है शेल आर आल्सो नोन एज एनर्जी लेवल। शेल को एनर्जी लेवल के नाम से भी हम जानते हैं, यानी शेल्स को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक सर्कल बना के दिखाया है। ये जो ब्लैक आपको शो हो रहा है, ये ब्लैक बेसिकली क्या है? लेट सपोज दिस इज द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, इस स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। शेल 4 टाइप्स के होते हैं, के, एल, एम एंड एन। उसके बाद है जी सब शेल। सब शेल क्या होता है? इट इज़ अ सब डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स। कहता है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की सब डिवीजन है, यानी शेल्स की सब डिवीजन है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट को सेपरेट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं ये कहती हूँ दिस इज़ द न्यूक्लियस एंड दिस इज़ द सर्कुलर पाथ एंड इट इज़ दीज ऑल आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब वो ये कहता है कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते करते यहाँ पे एक और सब शेल बना हुआ होता है जिसका नाम है एस। लेट सपोज ये एस है और इलेक्ट्रॉन्स इस एस सब शेल के अंदर मूव करने लग जाते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं। तो ये जो सब डिवीजन है, ये सब डिवीजन क्या कहलाती है? सब शेल। ये सब शेल कौन सा है? एस। सब शेल बेसिकली 5 या 4 टाइप के होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। ये सब शेल होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहता है इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी एटम और मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। लेट सपोज दिस इज द सर्कुलर पाथ, ये इसका न्यूक्लियस है। वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम है, यानी कौन से कितने इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल में जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट में जाएंगे, इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। एक और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन है। समटाइम ऐसे होता है एक डेफिनेशन स्टूडेंट्स को भूल जाती है तो दूसरी डेफिनेशन, सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है, दो डेफिनेशन हम याद रखते हैं, दूसरी हमें याद रह जाती है। दूसरी है जी अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहता है इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट, यानी कौन से इलेक्ट्रॉन्स ने किस ऑर्बिट में रहना है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स ने किस ऑर्बिट में रहना है, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसकी तकसीम के कितने इलेक्ट्रॉन्स ने कितने इलेक्ट्रॉन्स ने किस ऑर्बिट में रहना है इन वेरियस शेल और ऑर्बिट्स, शेल में या ऑर्बिट के अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब चलते हैं जी, ये होगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसको मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे शेल और सब शेल के अकॉर्डिंग। ये अभी मैंने आपको थोड़ी सी हाउ नो दी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसके बाद हम इसकी जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेसिकली क्या होता है, कुछ इनर्जी लेवल्स होते हैं, उन इनर्जी लेवल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, और वो n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 एटसेट्रा। और इस एनर्जी लेवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेजिग्नेट किया जाता है कि L M एंड N से। लेट सपोज दिस इज द सर्कल, ये हमारे पास एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इसके अंदर ऑर्बिट हम बनाते हैं, दिस इज के एंड L M एंड N, ये होते हैं, इनको हम डेजिग्नेट किया जाता है के L M और N से। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट्स की तरफ। एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम 1 2 3 से, या n से, n की वैल्यू 1 2 3 होती है, इनको हम डेजिग्नेट करते हैं के L M N से। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो शेल है ये क्लोजर टू द न्यूक्लियस होता है, यानी लेट सपोज वो ये कहता है कि ये जो मैंने सर्कल बनाया है वो ये कहता है कि ये जो शेल है, सबसे ज़्यादा वाला शेल क्लोज किसके है, न्यूक्लियस के सबसे पहले वाला शेल, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो के है ये न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है। जो शेल न्यूक्लियस के जितना करीब होगा, जितना क्लोज होगा, उतनी ही उसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, यानी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। इट मीन वी कैन से दैट के हैव मिनिमम एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी। क्यों? ड्यू टू द क्लोजर टू द न्यूक्लियस। K shell closest to the nucleus which increased energy। अब पहला एनर्जी लेवल क्या है, पहला एनर्जी लेवल जो है ये है के शेल, ये लोएस्ट एनर्जी रखता है, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड जो एनर्जी लेवल है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। एल शेल के एल एम एंड एन, के एल एम एंड एन। अब वो ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियस के जितना क्लोज होगा उसकी उतनी ही लोएस्ट एनर्जी होगी, के की एनर्जी लोएस्ट। देन सेकंड जो हमारे पास एनर्जी लेवल है वो क्या है, एल शेल, ये मोर देन के होता है, यानी के से एनर्जी एल की थोड़ी सी ज़्यादा होती है। थर्ड जो एनर्जी लेवल है वो हमारे पास है एम, और इसकी एनर्जी के और एल से ज़्यादा होती है। फोर्थ एनर्जी लेवल हमारे पास क्या है, एन, एन की एनर्जी के से, एल से, एम से ज़्यादा होती है, मोर देन के एल एम। अब मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है और एक टेबल बनाया है, इससे आपको मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखें जी, ये हमारे पास है एक 1 2 3 4 ऑर्बिट हमने बना दिए हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, हमारा ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के गिर्द ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। न्यूक्लियस के सबसे करीब जो शेल बना है कौन सा, वो है के के बाद कौन सा शेल आता है, एल, एल के बाद कौन सा शेल आता है, एम, एम के बाद कौन सा शेल आता है, एन। इट मीन वी कैन से दैट के हैव द लोएस्ट एनर्जी, देन एल, फिर एम, देन एन। अब एन कौन से, अगर इनको नंबरिंग दी जाए तो एन नंबर ऑफ शेल्स हैं, 1 2 3 4, के एल एम एन, 4 शेल हो गए। अब देखें सब शेल की जो मैं बात करी थी, सब शेल क्या होते हैं, सब शेल होते हैं 4 बेसिकली, एस पी डी एंड एफ, ठीक हो गया, एस पी डी एंड एफ। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, एस पी डी एंड एफ। अब के, ये बात आपने थोड़ा सा फोकस करना है, के अंदर के कितने सब शेल होते हैं, एस, एक ही सब शेल होता है। एल में कौन से होंगे, एस और पी, एस और पी, ये एस और पी आ गया। अब थर्ड शेल हमारे पास कौन सा है, एम, एम के अंदर कितने, एम के कितने सब शेल होंगे, एस पी डी, कितने सब शेल हो गए, एस पी डी, 3 सब शेल होंगे किसके, एम के। एन शेल में कितने होंगे, एस पी डी एंड एफ, एस पी डी एंड एफ। आप देखें जी, शेल क्या है, के एल एम और एन। के क्या है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, एल क्या है, सेकंड एनर्जी लेवल, एम क्या है, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल क्या है, एन। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब है हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफरेंट एलिमेंट्स के हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखनी है, वो देख लेते हैं जी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफरेंट एलिमेंट्स की, उसके सिंबल क्या है, उसके एटॉमिक नंबर क्या है और उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, ये चीज़ देखेंगे। एलिमेंट्स देखें जी, हाइड्रोजन है सबसे पहले। अगर फर्स्ट ग्रुप को हम देखें, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गॉन। आप सिंबल अगर देखें, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, C फॉर कन्फिग्रेशन, A फॉर एटॉमिक, N फॉर नंबर। ये हमारे पास सिंबल है, ये हमारे पास एलिमेंट है। ये मैंने एक पूरा टेबल बनाया है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H, एटॉमिक नंबर क्या है, 1, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, 1s1। हीलियम का जो सिंबल है वो क्या है, He, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2। लिथियम का सिंबल क्या है, Li, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो क्या है, 1s2, 2s1। उसके बाद है जी बेरिलियम का सिंबल क्या है, Be, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, 4, 4, 1s2, 2s2। जब S पूरा फिलअप हो जाएगा फिर हम P की तरफ आएंगे, P जब पूरा फिलअप हो जाएगा फिर हम सेकेंड सब शेल की तरफ जाएंगे, जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आ गया जी बेरिलियम 1s2, 2s2 हो गया। बोरॉन का सिंबल क्या है, B, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 5, 1s2, 2s2, कितने हो गए, 2, 2, 4, एक बच गया, 2p1। मैंने आपको कहा कि S जब एंड हो जाएगा फिर हम किसकी तरफ चलेंगे, P की तरफ, फिर हम P को ऐड करते हैं। ये केमिस्ट्री का रूल है। केमिस्ट्री के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे मैथ के रूल्स होते हैं, मैथ के फार्मूलाज होते हैं, केमिस्ट्री के कुछ रूल्स हैं जिनकी अकॉर्डिंग ही हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। सो बोरॉन 1s2, 2s2, 2p1, 5 कंप्लीट हो गया। कार्बन, इसका सिंबल क्या होता है, C, एज यू नो वेरी वेल। एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, 6। अब 6 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p2। ठीक हो गया, 2, 4 एंड 6। अब आ जाते हैं नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, N, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 7, 1s2, 2s2, 2p3। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O, एटॉमिक नंबर क्या है, 8, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p4, 4 to 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई किसकी, ऑक्सीजन की। अब चलते हैं फ्लोरीन की तरफ। फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है, F, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9, 1s2, 2s2, 2p5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9 इज कंप्लीट। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है जी, नियॉन का सिंबल क्या होता है, Ne, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 10, 1s2, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी देख लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 6, 2, 8, 8, 2, 10, इट्स कंप्लीट। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या आता है जी, 11, और इसका सिंबल क्या है, Na। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो क्या लिखेंगे जी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 6 to 8, 8 to 10, 10 और 1, 11। मैग्नीशियम का जो सिंबल है वो Mg होता है, और इसके बाद जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 12। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, Al, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है जी, एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है इसके, 13। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 1, 2, 3, 3, 6, 9, 9 और 2, 11, 11 और 2, 13, 11 और 2, 13। ठीक हो गया जी।
सिलिकॉन का जो सिंबल है वो होता है SI, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। अब हमारे पास आ गया फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। इसके इलेक्ट्रॉनिक मैं आपके एक में छोटी सी असाइनमेंट लगा रही हूँ, इसको आप करके और मुझे कमेंट्स करेंगे। फास्फोरस का सिंबल होता है P और इसका एटॉमिक नंबर होता है 15। सल्फर का एटॉमिक नंबर भी मैं आपको बता रही हूँ 16 है, सिंबल S है। क्लोरीन का सिंबल Cl है और एटॉमिक नंबर 17। ऑर्गन का सिंबल Ar है और एटॉमिक नंबर 18 है। मैंने आपको इसके सिंबल भी बता दिए हैं, इनके एटॉमिक नंबर्स भी बता दिए। अब आपने असाइनमेंट करनी क्या है, आपने इनके 3 से 4 ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे कमेंट्स में मेंशन करनी है लिख के। दैट्स योर असाइनमेंट जी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया था, इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे और समझेंगे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बेसिकली क्या होती है और ये कैसे डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये हम आज देखेंगे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, एक साइंटिस्ट था 1886 में, एक साइंटिस्ट था गोल्डस्टाइन ने कुछ ऑब्जर्वेशन की। उसने ये ऑब्जर्वेशन की कि इन द एडिशन ऑफ कैथोड रेज, यानी कैथोड रेज को अगर ऐड कर दिया जाए तो अदर रेज वर ऑल्सो प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब में और भी रेज मौजूद होती हैं। गोल्डस्टाइन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे उसने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का नाम दिया था। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये है जी हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये एक हमने यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा दिया है। वैक्यूम पंप लगा हुआ है यहाँ पे। ये जो एक दो हमने एक कैथोड और एक एनोड सेट किए हुए हैं। दिस इज एनोड। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और ये कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे एक बैटरी सेट कर दी है, सही है जी। ये बैटरी सेट कर दी है, यहाँ से करंट हम देंगे इसको, कैथोड और एनोड को। ये पॉजिटिव चार्ज है कुछ और ये नेगेटिव चार्जेस हैं कुछ। और ये क्या है, कैनाल रेज है, और ये एक डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार है, ठीक है जी। डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ करना है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैनाल रेज, बेसिकली हमारा ये मकसद है। अब एक साइंटिस्ट था गोल्डस्टाइन, और इस गोल्डस्टाइन का कहना ये था कि उसने एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन की 1886 में। उसने ये कहा कि अगर हम कैथोड रेज को देखें तो कैथोड रेज के अंदर कुछ और रेज भी हमारी डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद होती हैं, और वो रेज ट्रेवल करती हैं, सफ़र करती हैं इन अपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेज, यानी वो जो एक्स्ट्रा रेज हैं वो कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी, सफ़र कर रही थी। उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब लेने के बाद उसने क्या किया, उसमें ना कुछ सुराख कर दिए, होल कर दिए। ये जो कैथोड है, कैथोड के अंदर उसने होल कर दिए। होल करने के बाद उसने ये देखा कि ये जो रेज हैं ये रेज पास आउट हो रही हैं इस होल से, और ये ग्लो पैदा कर रही है, यानी इस डिस्चार्ज ट्यूब की वाल पे एक चमक पैदा कर रही हैं, और इस चमक को उसने क्या नाम दिया, कैनाल रेज का नाम दिया। इस चमक को उसने क्या नाम दिया, कैनाल रेज का नाम दिया। और उसका इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, वो देख लेते हैं। दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये जो रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती हैं, सीधी लाइन में सफ़र करती हैं, और इन द अपोजिट टू द कैथोड रेज, यानी कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में सफ़र करती हैं। ये कैथोड रेज है, कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में सफ़र करती हैं, लेकिन वैसे ही स्ट्रेट लाइन में सफ़र करिए। ये देखें स्ट्रेट लाइन। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है, वो ये है कि डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कहता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डिफ्लेक्शन की वजह से चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, उस चार्ज को उसने क्या नाम दिया, पॉजिटिवली चार्ज। नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस ट्यूब पे।
कैनाल रेज की जो नेचर है वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस पे, जो कि प्रेजेंट होता है इन द डिस्चार्ज ट्यूब, जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट होती है। और ये रेज जो हैं, ये रेज, these rays do not originate from एनोड। कहता है ये रेज एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती, एनोड से स्टार्ट नहीं होती। लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब इसने रिलीज किए तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो मैस है वो 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी प्रोटॉन का जो मैस है वो 1840 टाइम्स ग्रेटर देन दैट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये है जी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसको फिर नेक्स्ट देखेंगे कि ये कितना कोई कारआमद साबित हुआ या नहीं हुआ। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे और कहाँ से हुई, किसने की, ये आज देखेंगे इस टॉपिक में। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम रदरफोर्ड था। रदरफोर्ड ने क्या किया, 1920 में उसने एक फिनोमिना पेश किया और उस प्रोसेस को, उस ऑब्जर्वेशन को उसने न्यूट्रॉन का नाम दिया। रदरफोर्ड ने ये कहा कि एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मैस है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स ओनली। रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसने ये कहा कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मैस है उसको इस बेस पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता कि वो इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का मैस ले लें तो वो किसी भी एटॉमिक मैस का, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मैस हो सकता है। फिर उसने इस चीज़ को बेसिकली उसका क्या, उसने ये किया कि हम एटॉमिक मास को किसी और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसको चीज़ को प्रूव करने के लिए उसने एक फिनोमेना पेश किया। 1920 में न्यूट्रल पार्टिकल्स लिए कुछ, उसने न्यूट्रल पार्टिकल्स लेने के बाद उसने उनका इक्वल मैस ले लिया। इक्वल मैस लेने के बाद किसके इक्वल ले लिया, प्रोटॉन के मैस के इक्वल ले लिया। और उसने ये कहा कि ये मस्ट बी प्रेजेंट इन द एटम हो। फिर 1930 में एक और साइंटिस्ट आया, चैडविक, और उसने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। बेसिकली उसका कहना ये था कि अगर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट की जाए ऑन अ बेरिलियम तो हम कुछ रेडिएशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन 1930 चैडविक produced neutron. He bombarded alpha particles on a beryllium and observed highly penetrating radiations were produced. और जब उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करने के बाद उसने ये देखा कि कुछ हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं। इन हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस को उसने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन का नाम दिया। क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन का नाम दिया। ये है हमारे पास एक प्यारी सी छोटी सी इक्वेशन। बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है 94 प्लस हीलियम। अब इन पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट करने के बाद कार्बन 12 6 और न्यूट्रॉन 1 पैदा हुआ, जो कि इसको ये जाहिर कर रहा था कि इसका जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है वो बहुत हद तक कारआमद साबित हुई है। प्रॉपर्टीज़ देखें न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, इसे हम न्यूट्रल पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। ये भी किसने डिस्कवर किया, चैडविक ने। और न्यूट्रॉन हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं। मैस ऑफ पार्टिकल्स जो है न्यूट्रॉन का इक्वल होता है मैस ऑफ प्रोटॉन के, यानी जितना प्रोटॉन का मैस होगा उतना ही न्यूट्रॉन का मैस होगा अकॉर्डिंग टू चैडविक ऑब्जर्वेशन, चैडविक एक्सपेरिमेंट्स। इट्स ऑल अबाउट न्यूट्रॉन। अब जो हमारा टॉपिक है जी वो है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी क्या है ये देखेंगे। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था। रदरफोर्ड के कुछ डिफेक्ट सामने आए एटॉमिक मॉडल को लेके, तो उसको सही करने के लिए एक और साइंसदान आया जिसका नाम नील बोहर था। नील बोहर ने एक और मॉडल रिप्रेजेंट किया और उस मॉडल को प्रेजेंट उसने कब किया था, 1913 में। और वो मॉडल काफ़ी हद तक एटॉमिक थ्योरी के लिहाज से कारआमद साबित हुआ।
बोहर इसी को उसने फिर अपने नाम से एक थ्योरी बना दी और बोहर एटॉमिक थ्योरी जिसे हम कहते हैं। नील बोहर ने 1913 में एक मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है उसको यूज़ करते हुए इसने एक अपना मॉडल पेश किया और वो मॉडल बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग्स टू बोहर मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विच एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी कॉन्टीन्यूसली। उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस वो ना तो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करते हैं और ना ही ये कंटिन्यूसली एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। ये एनर्जी जो है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, यानी ये जो एनर्जी है उस रिवॉल्व के दौरान जो एनर्जी पैदा हो रही है वो एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्वांटाइज्ड होती है। इट रिवॉल्व ओनली इन द ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, और उन एनर्जी लेवल्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5 6 टू ऑनवर्ड एटेस्ट्रा, जितनी मर्जी हम ऊपर उसको लंबी लेते चले जाएं। ये एक डायग्राम है बोहर एटॉमिक थ्योरी की। इस डायग्राम को हम समझेंगे। ये है जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ये उसका फर्स्ट शेल है के, सेकंड शेल एल, थर्ड शेल एम, फोर्थ शेल एन। यहाँ पे जो है ये नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं, एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 एटेस्ट्रा। अच्छा जी, ये है जी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, यहाँ से जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है फर्स्ट शेल से, और ये जो है डेल ई एनर्जी चेंज है जिसको मैक्स प्लैंक्स कांस्टेंट का नाम दिया जाता है एच न्यू। डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू। अब बोहर ने जो पास्टुलेट दिए थे अपने वो देख लेते हैं। बोहर के पास्टुलेट जो हैं उसमें पहला पास्टुलेट ये है कि हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट टीनी मॉलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट करता है छोटे छोटे न्यूक्लियस पे और इलेक्ट्रॉन्स पे, रिवॉल्विंग इन वन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का जो सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस है वो क्या होता है आर। ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी विच इज़ क्वांटाइज्ड, यानी हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, वो फिक्स है, और उस फिक्स एनर्जी को उसने क्या नाम दिया हुआ है क्वांटाइज्ड का। एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन, कहता है एनर्जी एमिट भी हो सकती है एब्जॉर्ब भी हो सकती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ। लेट सपोज दिस इज एन फर्स्ट ऑर्बिट एंड दिस इज सेकंड ऑर्बिट। वो ये कहता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ जंप कर रहा है, इट मीन एट दैट टाइम एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही है, एनर्जी रिलीज भी हो रही है। अब जब एनर्जी रिलीज हो रही है तब क्या हो रहा है, जब एनर्जी इमिट हो रही है जब क्या हो रहा है ये देखेंगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ तो एनर्जी क्या होगी एब्जॉर्ब होगी। ये मोस्टली एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि व्हेन एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट, यानी एनर्जी कब एब्जॉर्ब होती है और कब एमिट होती है। तो ये हमने देखना है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ तब एनर्जी क्या होगी एब्जॉर्ब होगी, तब एनर्जी क्या होगी एब्जॉर्ब होगी। माइंड इट ऑलवेज। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप हायर टू लोअर ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ तब एनर्जी क्या होगी रेडिएट हो जाएगी, यानी एमिट हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। अब जो चेंज एनर्जी होगी उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं डेली से। डेली क्या होगा E2 माइनस E1, डेली इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच वी, जिसे मैक्स प्लैंक्स कांस्टेंट का नाम दिया जाता है।
अब देखें जी, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकंड। वी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। वी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। वी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एच प्लैंक्स कांस्टेंट which is value 6.63 multiplied by 10⁻⁻34 joule second. These are the units of Planck's constant. अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, घूम सकता है ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, जिसे MVR के नाम से जानते हैं हम। MVR क्या है, NH/2π। MVR इज इक्वल टू NH/2π। n क्या है, क्वांटम नंबर है। n क्या है, क्वांटम नंबर है। और h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। 2s आपको होता है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। ये MVR फाइंड आउट करने का, निकालने का तरीका है, फार्मूला है NH/2π। इट्स ऑल अबाउट बोहर्स एटॉमिक थ्योरी एंड पोस्टुलेट्स। ये जी हमारे पास पीरियोडिक टेबल टॉपिक है हमारे पास केमिस्ट्री 9th चैप्टर नंबर 3। पीरियोडिक टेबल क्या है जी, पीरियोडिक टेबल बेसिकली अगर मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दूँ, फिर हम इस थ्योरी की तरफ आएंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ कि पीरियोडिक टेबल बेसिकली होता क्या है। पीरियोडिक टेबल एक वो चीज़ है, ऐसे समझ लें कि एक टेबल है और उस टेबल में हमने बहुत सारे एलिमेंट्स को रखना है। ठीक है, मैं एग्जांपल देती हूँ। लेट सपोज एक स्कूल है और एक स्कूल में हमने स्कूल ले लें, एक हाई स्कूल ले लें, 1 to मैट्रिक, यानी 1 से लेकर 10 तक क्लासेस है हमारे पास, 10th तक, 1 to 10th क्लासेस इन दैट स्कूल। अब फिर उस स्कूल की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, लेट सपोज 1500 या 1200 तक उसकी स्ट्रेंथ है बच्चों की, स्टूडेंट्स की। अब हर क्लास में मैक्सिमम 100 या 80 तक स्ट्रेंथ रखे हैं। लेट सपोज उसमें जो 10th क्लास है, उस 10th क्लास की जो 9th क्लास है, उस 9th क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो है जी 80। अब पाकिस्तान का जो एजुकेशनल सिस्टम है या पाकिस्तान की जो फाइनेंशियली कंडीशन है, पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, तरक्की याफ्ता कंट्री नहीं है। तो पाकिस्तान का जो रूम्स हैं उस स्कूल के, वो रूम्स इतने बड़े नहीं हैं कि एक रूम में हम पूरी 9th की 80 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को कवर अप कर सकें। तो हमने क्या करना है, फिर हम इस मामले को सुलझाने के लिए, इस मुश्किल को हल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके सेक्शन बना देते हैं, 9th 1, 9th A, 9th B, 9th C, 9th D। और हर सेक्शन में फिर हमने स्टूडेंट्स को रखना है कि भाई इस सेक्शन में इतने स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में इतने स्टूडेंट्स। सेम इसी तरह ये जो पीरियोडिक टेबल है, सेम इसी तरह से डिस्कवर किया गया है। ऐसे समझें कि एलिमेंट्स हैं जो टोटल हमारे पास, वो हैं 118। कितने होते हैं, 118। अब ये जो 118 एलिमेंट्स हैं, इनको किसी न किसी स्पेसिफिक जगह पे हमने रखना था, कि एटॉमिक नंबर के लिहाज से, एटॉमिक मास के लिहाज से, किसी भी लिहाज से। तो ये एक मसला बन रहा था, एक इशू बन रहा था केमिस्ट्री के साइंटिस्ट को, कि इन 118 एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे रखें, किस जगह पे रखें। उस 118 एलिमेंट्स को महफूज करने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला कि एक टेबल बना देते हैं, उस टेबल में हर एलिमेंट्स को उनकी एटॉमिक नंबर के लिहाज से, एटॉमिक मास के लिहाज से उसको स्पेसिफिक जगह दे देंगे। उस टेबल को उसने क्या नाम दिया, पीरियोडिक टेबल का नाम दिया। दिस बेसिकली ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। अब चलते हैं पीरियोडिक टेबल की थ्योरी की तरफ। ऑल नोन एलिमेंट्स वर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेबल। कहते हैं जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे उनको एक टेबल में अरेंज किया गया,
और उस टेबल को क्या नाम दिया गया, पीरियोडिक टेबल का। लेट सपोज जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें फर्स्ट टेबल जो टेबल है उसमें जो फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस तरह करके। अब ग्रुप क्या होता है, अब आप पूछेंगे कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप फिर उन्होंने ये कहा कि जो हम टेबल बना रहे हैं उस टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, यानी इस तरह कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स ऑफ दैट टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स ऑफ दैट टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। और एक और चीज़ होती है पीरियड्स। हॉरिजेंटल लाइंस वर कॉल्ड पीरियड्स। देखें जी, ये है टेबल। इस टेबल में को मैंने ये कहा कि इस टेबल में जो हॉरिजेंटल वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, इनको क्या कहा, ग्रुप्स। अब एक लाइन ये भी तो है, एक लाइन ये भी तो रह गई है, इस लाइन को हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं हम, और इस हॉरिजेंटल लाइन को क्या कहा जाता है, पीरियड्स। रिपीट कर रही हूँ, वर्टिकल कॉलम्स ऑफ दैट टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स, हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। अब कुछ साइंसदान थे जिसमें उन्होंने अपनी एफर्ट की और एक टेबल बनाया। उसमें टेबल बनाने से पहले एलिमेंट्स को अरेंज भी किया। उस अरेंजमेंट में उन्होंने कहा कि हम इसको अरेंज कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल को। तो उनके जो मशहूर साइंटिस्ट हैं उनका नाम कुछ और उनके काम भी दिया हुआ है, वो डिस्कस करेंगे। डू ब्राइनर, न्यूलैंड, मैंडली, ये तीन ऐसे साइंसदान थे, तीन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने में अपना एक कलीदी रोल अदा किया और एक टेबल बना दिया। उस टेबल को क्या नाम दिया गया, पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया। अब चलते हैं बारी बारी, ये डिस्कशन देखेंगे कि डू ब्राइनर ने कैसे पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया, और न्यूलैंड ने किस तरह पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया। मेंडलीव ने किस तरह एलिमेंट्स को अरेंज किया पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। डू ब्राइनर एक साइंटिस्ट था। आप पूछेंगे आप क्या, डू ब्राइनर डू ब्राइनर डू ब्राइनर, आपकी बुक में लिखा हुआ है डू ब्राइनर ट्राई एड्स। डू ब्राइनर ट्राई एड्स, डू ब्राइनर ट्राई एड्स क्या है ये देखते हैं। एक साइंटिस्ट था, एक केमिस्ट था, जर्मन केमिस्ट था, उसका नाम था डू ब्राइनर, और उसने ये ऑब्जर्व किया रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक masses of several group of 3 elements that are called triads। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जर्मन केमिस्ट था, जर्मन केमिस्ट डू ब्राइनर, उसने ये कहा कि हम 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं और उन 3 एलिमेंट्स को अरेंज करके फिर, और इन 3 एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करना है, उसने ये कहा कि जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास होगा उसको फर्स्ट पे रख देंगे, फिर उससे कम वाले को सेकंड पे रख देंगे, उससे थर्ड वाले को उससे कम, दिस वन इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है जी। डू ब्राइनर ने 3 एलिमेंट्स को लेके उनका एटॉमिक मास देख के और उनको एडजस्ट करने की कोशिश की, और उसने अपने इस काम को ट्राई एड्स का नाम दिया, यानी ट्राई मीन 3, ट्राई एड्स का नाम दिया। अब थोड़ा सा इसमें मसला आ रहा था, और वो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि वो एक फिर ये मसला आ रहा था कि इन ग्रुप्स में जो सेंट्रल और मिडल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है एवरेज, वो एवरेज दूसरे 2 एलिमेंट्स का एवरेज एटॉमिक मास है। यानी कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। उसने ये कहा कि हम 3 एलिमेंट्स को ले लेते हैं, यानी जो पहला एलिमेंट है उसका जितना कम है उसको ऊपर रख देते हैं, फिर सेकंड वाले को रख देते हैं, फिर थर्ड वाले को रख देंगे, यानी एटॉमिक मास के लिहाज से। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो पहला और लास्ट एलिमेंट था, यानी कैल्शियम है, ये है जी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। उसने ये कहा कि फिर प्रॉब्लम जो आती है वो ये आ रही थी कि ये जो कैल्शियम का एटॉमिक मास है, कैल्शियम का एटॉमिक मास और बेरियम का एटॉमिक मास है, इसकी अगर एवरेज एटॉमिक मास निकालें तो वो जो
एवरेज निकल रही है वो स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के इक्वल है। सबसे मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी। अब ये मैं आपको समझाती हूँ, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देने के लिए बता दिया। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 40 है, बेरियम का एटॉमिक मास है 137। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज इस तरह निकालते हैं, आपने मैथ में पढ़ा होगा, 40 पहले का ले लिया, 137 थर्ड का ले लिया, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आता है वो 88 पॉइंट समथिंग है। वो जो 88 पॉइंट समथिंग है वो 88 किसका आ गया? स्ट्रोंशियम का क्या आ गया? एटॉमिक मास आ गया। बेसिकली एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम एंड बेरिलियम। अब इसके डिफेक्ट्स ये आ रहे थे कि ओनली फ्यू एलिमेंट्स कुड बी अरेंज्ड, यानी कुछ चंद एलिमेंट्स थे जिनको हम अरेंज कर सकते थे। सारे एलिमेंट्स को 118 एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया जा सकता था। 118 एलिमेंट्स से पहले 92 नेचुरली एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, तो वो 92 भी अरेंज नहीं हो पा रहे थे। और इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो कोई बहुत ज़्यादा वाइड एक्सपेक्टेंसी नहीं रख रही थी, इसको काफ़ी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से एक और साइंसदान आया जिसका नाम था न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने क्या किया? न्यूलैंड का जो कहना था वो ये था, इन 1864 ब्रिटिश केमिस्ट था न्यूलैंड। इन 1864 ब्रिटिश केमिस्ट न्यूलैंड, उसने एक और लॉ पेश किया और उस लॉ को उसने ऑक्टेव लॉ का नाम दिया, ऑब्जर्वेशन फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ऑक्ट का मतलब होता है, ऑक्टेव्स का मतलब मैं आपको बता देती हूँ 8 होता है। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ मसला क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं। उसने ये कहा कि हम 8 एलिमेंट्स ले लेते हैं और उन 8 एलिमेंट्स को हम अरेंज कर देते हैं, यानी सबसे कम वाले को ऊपर, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला, इस तरह करके हमने हर ग्रुप में 8 एलिमेंट्स रख देने हैं। लेकिन अब मसला क्या आ रहा था? मसला ये आ रहा था, बल्कि उसने एक और नाम भी दिया, मैं एक और चीज़ आपको बल्कि बता दूँ। उसने ना इस चीज़ को ये कहा कि इस अगर 8 एलिमेंट्स हम अरेंज करते हैं तो जैसे म्यूज़िकल नोट्स होते हैं 8, जो आपने अक्सर सुर सुना होगा, सा रे गा मा पा दा नी सा, सा रे गा मा पा दा नी सा। अब ये अगर आप काउंट करें तो ये 8 वर्ड्स बन रहे हैं। उसने ये कहा कि हम इसको म्यूज़िकल नोट से कंपेयर करके 8 एलिमेंट्स अरेंज कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि 8 एलिमेंट्स हमने अरेंज कर दिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो 9वां एलिमेंट हम रख रहे हैं जिसका एटॉमिक मास बढ़ रहा है, वो 9वां एलिमेंट्स उस 8वें एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रिपीट कर रहा है। पहला मसला, पहला इशू, पहला डिफेक्ट ये आ रहा है। दूसरा ये है कि जो फिर दूसरा डिफेक्ट ये आ रहा था कि अगर जो अभी एलिमेंट्स डिस्कवर ही नहीं हुए, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की स्पेस नहीं बन रही थी, नो स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, यानी जो अभी एलिमेंट्स इजाद ही नहीं हुए, डिस्कवर्ड ही नहीं हुए, उनको हम कहाँ पे रखेंगे, ये एक प्रॉब्लम आ रही थी। और तीसरी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि नोबल गैसेस जो हैं वो अभी दरियाफ्त नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि फिर हम नोबल गैसेस को कहाँ रखेंगे, ये भी एक डिफेक्ट था न्यूलैंड का। फिर एक और साइंसदान आया, मेंडलीव। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने यह कहा कि मेंडलीव रशियन केमिस्ट था, रशियन केमिस्ट ने अरेंज किए 63 एलिमेंट्स, ठीक है। उस वक्त 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास। और वो उसने कैसे अरेंज किए कि बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से उसने उन 63 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। हॉरिजेंटल रोज को उसने पीरियड का नाम दे दिया, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी उनको सेम वर्टिकल कॉलम में रख दिया, और एलिमेंट्स जो हैं उनकी जो अरेंजमेंट है उसको उसने क्या नाम दे दिया? पीरियोडिक टेबल का नाम दिया और पीरियोडिक लॉ का नाम दिया। लेकिन उसमें कुछ डिमेरिट्स थे, कुछ डिफेक्ट्स थे। वो क्या थे? पहला ये था कि आइसोटोप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, आइसोटोप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन करने के में फेल हो गया था। दूसरा, उसका जो एटॉमिक मास था वो रॉन्ग ऑर्डर था, यानी एटॉमिक मास से के लिहाज से हम उसको अगर रख रहे हैं तो वो ऑर्डर गलत प्रूव कर रहा था। तो ये कुछ
पीरियोडिक टेबल के लिहाज से कुछ डिस्कशन की। अब फिर एक और साइंसदान आया और उसने एक लॉ डिस्कवर किया। उस लॉ को उसने पीरियोडिक लॉ का नाम दिया। 1913 में एक साइंटिस्ट था एच मोजले, उसने एलिमेंट्स की कुछ न्यू प्रॉपर्टीज़ को डिस्कवर किया और उसको उसने एटॉमिक नंबर के लिहाज से डिस्कवर किया, एच मोजले ने। और उसने ये कहा कि एटॉमिक नंबर शुड डिटरमिन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियोडिक लॉ। यानी कहता है कि एटॉमिक नंबर को हम एलिमेंट्स की पोजीशन के लिहाज से डिस्कवर कर सकते हैं, और उस लॉ को उसने पीरियोडिक लॉ का नाम दिया। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसका कहना ये था, एच मोजले का, कि एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर है वो इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। और एटॉमिक नंबर ये प्रोवाइड करता है कि किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। ये एक जो एच मोजले था, इसने जो लॉ पेश किया वो लॉ थोड़ा सा कारामद साबित हुआ और अच्छा साबित हुआ, जिसको हम पीरियोडिक लॉ के नाम से जानते हैं। चलिए, पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हो गया। उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल के बाद जो हमारा टॉपिक है थर्ड चैप्टर में, वो है जी पीरियड्स। पीरियड्स क्या होते हैं? पीरियड्स मैंने आपको बताया था, हॉरिजेंटल रोज को हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। हॉरिजेंटल रोज को क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। अब पीरियड्स कितने होते हैं ये और क्या क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हॉरिजेंटल रोज को क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। हॉरिजेंटल रोज को क्या कहा जाता है? अच्छा जी, पीरियोडिक टेबल के बाद आ जाता है हमारे पास टॉपिक, वो है जी पीरियड्स। पीरियड्स क्या होते हैं? पीरियड्स क्या होते हैं? हॉरिजेंटल रोज को पीरियड्स कहा जाता है, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया है। हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। पीरियड्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन से एलिमेंट्स में, कौन से एलिमेंट्स कौन से पीरियड्स में हैं, और कौन सा पीरियड शॉर्ट है, कौन सा पीरियड लॉन्ग है, ये चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। फर्स्ट पीरियड जो है ये शॉर्ट पीरियड कहलाता है। क्यों? फर्स्ट पीरियड आर कॉल्ड शॉर्ट, फर्स्ट पीरियड कॉल्ड शॉर्ट पीरियड बिकॉज इट्स हैव टू एलिमेंट्स। एक फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? दो। पहला कौन सा होता है, हाइड्रोजन, और दूसरा कौन सा होता है, हीलियम। इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं, शॉर्ट पीरियड का नाम देते हैं। सेकंड और जो थर्ड है, सेकेंड और थर्ड पीरियड जो है ये नॉर्मल पीरियड कहा जाता है। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड आर कॉल्ड नॉर्मल पीरियड्स। इन सेकेंड पीरियड एंड इन थर्ड पीरियड एट एलिमेंट्स आर फाउंड। यानी दूसरे पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8। तीसरे पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8। ठीक है, दूसरे पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड्स ऑफ नियॉन। यानी नियॉन पे जाके एंड होता है दूसरा और तीसरा पीरियड। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड contain 18 elements. So these are called long periods. Sixth and seventh are also called very long periods. सिक्स और सेवन्थ को वेरी लॉन्ग पीरियड का नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों पीरियड्स में 32 एलिमेंट्स होते हैं। टू सीरीज ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड सेपरेटेड। कहता है हर दो एलिमेंट्स की जो दो सीरीज हैं उनको सेपरेट रखा जाता है ड्यू टू स्पेस प्रॉब्लम, क्योंकि उस टेबल में इतनी स्पेस नहीं होती पीरियोडिक टेबल में। लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स को भी अलग अलग रखा जाता है। ऑल पीरियड्स एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड के अलावा जितने भी पीरियड्स हैं वो अल्कली मेटल से शुरू होते हैं और नोबल गैसेस पे जाके एंड होते हैं। Except first period, all periods started with alkali metals and end at the noble gases.
दीज आर कॉल्ड पीरियड्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी पीरियड्स। पीरियड्स हो गया हमारा, सॉरी, ग्रुप्स की तरफ चलते हैं। ग्रुप्स क्या हैं? ग्रुप्स क्या हैं? ग्रुप्स की तरफ चलते हैं जी। ये भी 9th क्लास का टॉपिक है, 3rd चैप्टर है हमारा। ग्रुप 1 जो है ये कंसिस्ट करता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ग्रुप्स क्या है जी? वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। अब कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, ये चीज़ है। पीरियड्स हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे ग्रुप्स को। ग्रुप क्या है? ग्रुप 1 कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। पहला जो ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट, ये इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। In group first, they do not have continuously increasing atomic number yet same electronic configuration in their valence shell। कहता है ग्रुप में जो कंटिन्यूसली एटॉमिक नंबर नहीं इंक्रीज करता, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है। कहाँ पे? वैलेंस शेल में, जिसकी वजह से इनके एटॉमिक नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं करते। और पहले ग्रुप जो है, इनके एलिमेंट्स को क्या नाम दिया जाता है? फैमिली का नाम दिया जाता है। द ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड एंड 13 to 17, यानी ग्रुप पहला, दूसरा, 13 से 17, 13 to 17, उसमें कौन कौन से आएंगे? 13, 14, 15, 16, 17। फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17। अगेन रिपीट कर रही हूँ, ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड, उसके बाद 13 to 17, 13, 14, 15, 16, 17। These elements are called normal elements। इन ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है। अब इनर शेल जो है इनका, वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, और आउटर मोस्ट शेल जो है वो इनकम्प्लीट होता है। किसका? नॉर्मल एलिमेंट्स का इनर शेल आर कम्प्लीटली फिल्ड एंड आउटर मोस्ट शेल आर इनकम्प्लीट। अब बाकी कौन से बच गए? 3 to 12, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये जो 10 ग्रुप्स हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इन एलिमेंट्स में डी सब शेल इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, यानी इन एलिमेंट्स से डी शेल मोस्टली कंप्लीशन के प्रोसेस में रहता है, यानी कंप्लीट नहीं होता। कोई ना कोई इसमें एक सब शेल कम होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी कमी बेशी रहती है कि ये कंप्लीट होने की कोशिश में ही लगा रहता है, अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दी सब शेल मोस्टली डी सब शेल इज इनकम्प्लीट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है जी? ग्रुप्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं। हमारा टॉपिक है जी, ये है जी एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। बेसिकली पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, पेज नंबर 51 है 9th केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक का। एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्या होता है? जैसा कि हम अच्छे तरीके से जानते हैं, लेट्स सपोज वी नो वेरी वेल कि एटम इतना छोटा होता है कि हम उसे एक आम आँख से नहीं देख सकते,
जब हम एक चीज़ को आम आँख से देख ही नहीं सकते तो हम उसका साइज़ या उसका रेडियस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस का सहारा लिया और उन्होंने किस तरह इसको फाइंड आउट किया। ये तो बहुत मुश्किल सा काम है ना कि एक एटम आम आँख से हम देख ही नहीं सकते। कि अब मैं एक डॉट लगा रही हूँ, लेट्स सपोज ये एक डॉट है। इस डॉट के अंदर, इस डॉट जितना जो एटम है, इस एटम के अंदर हज़ारों करोड़ों लाखों अरबों और एटम्स हैं। तो एटम इतना छोटा है, इतना छोटा है, हम उसे आम आँख से नहीं देख सकते। तो हम उसका जो साइज़ है या फिर जो रेडियस है वो भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, निकाल सकते नहीं निकाल सकते। तो इसको निकालने के लिए एक और तरीका अपनाया है केमिस्ट्री ने। कहता है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। कहता है दो बॉन्डेड एटम ले लेते हैं हम, ये वन बॉन्डेड एटम, दिस इज सेकंड बॉन्डेड एटम। इन दोनों एटम को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। जोड़ने के बाद कहता है इस हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई के दरमियान जो हाफ डिस्टेंस है, देखें दिस इज वन न्यूक्लियाई, दिस इज सेकेंड न्यूक्लियाई, ठीक है जी। अब इन दोनों न्यूक्लियाई का टोटल जो एटॉमिक रेडियस है वो कितना है, 154 पिकोमीटर। 154 पिकोमीटर। 2r का मतलब क्या है, इसका रेडियस और इसका रेडियस 2r। अब इनको अगर आप हाफ करें, 154 को हाफ करें हम, तो इसको क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 77। देखें मैं एक आम सी एग्जांपल देती हूँ, सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ आपको। हम दो फ्रेंड्स हैं आप लोग, ठीक है। दो फ्रेंड्स, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। किस रेस्टोरेंट में जाके आपने वहाँ पे जी खाना शाना खाया, बिल आ गया 1500 का। तो आपने उनको क्या करना है, 1500 को हाफ हाफ करना है, यानी आपने दूसरे फ्रेंड से कहना भाई अपनी पेमेंट निकालो। तो आप क्या करेंगे, उस 1500 को आप क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, सिंपल। तो वो जो हाफ जो आएगा रिजल्ट 750, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों पे इक्वली डिवाइड हो गया। सेम इसी तरह ये जो 154 है, ये दो न्यूक्लियाई का रेडियस है। इन दो न्यूक्लियाई को जब हाफ करेंगे तो 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा 77 है। ये 77 क्या है, रेडियस ऑफ वन कार्बन एटम। अब समझ आएगी आपको डेफिनेशन। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम आर कॉल्ड एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज। डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई इज 154। दो न्यूक्लियाई का डिस्टेंस कितना था, 154, और जब हमने उसका हाफ किया तो कितना आया, 77। हाफ 77। ट्रेंड देख लेते हैं कि पीरियड्स में एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का क्या चक्कर है। पीरियड में आगे जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है या इंक्रीज करना है, ये देखना है हमें। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है। साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है।